नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इस बार जो एग्जाम होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और जो आपके पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन का पैटर्न होगा। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित है वो स्टार्ट की है। आप लोग इस क्लास में दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम लोग दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं और वो क्वेश्चंस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हमारे साथ नोट करते रहिए और समझते रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 नंबर, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। इसने पूछ दिया है कि कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कैलिपर जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अंता कैलिपर और बाह्य कैलिपर। कैलिपर क्या होता है, एक प्रकार का मापक यंत्र है। जैसा कि आपको पता है कि ये बुक का ही मतलब पूरा सब्जेक्ट का ही नाम है जो वो है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग मेट्रोलॉजी करने वाले और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मापन करने वाले यंत्रों का अध्ययन करेंगे और वो किस तरीके से मापते हैं उन सभी क्रियाओं पर भी चर्चा करेंगे और उन्हें उनका अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा कैलिपर है ये भी एक प्रकार का मापक यंत्र ही है। तो जो हमारे कैलिपर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अंता कैलिपर और एक बाह्य कैलिपर। जो अंता कैलिपर होता है वो किसी सिलिंड्रिकल पार्ट जो कि हॉलो होगा उसके आंतरिक व्यास को मापता है और जो बाह्य कैलिपर होता है वो किसी रॉड या फिर किसी छड़ के बाहरी व्यास को मापता है। तो आप लोग सी नंबर ऑप्शन पर टिक कर लीजिए, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग क्यों किया जाता है या किया जाता है। पहला ऑप्शन है चिन्हन में, दूसरा है यथार्थता में, तीसरा है समतल में और सभी में। तो आप लोगों की जो ये सरफेस प्लेट होती है ये किसी भी चीज की समतलता को नापती है। सरफेस प्लेट से नाम से ही समझ में आ रहा है, सरफेस मतलब सतही और प्लेट मतलब एक कोई ना कोई वर्गाकार एक लकड़ी का खंड या फिर लोहे का खंड, जिस पर हम लोग क्या करते हैं किसी जॉब को रखकर उसे समतलता प्रदान करते हैं या सीधापन प्रदान करते हैं और उसी प्लेट पर रखकर हम लोग चिन्हन का कार्य करते हैं और शुद्धता का परीक्षण भी किया जाता है। तो आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और समझते रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल प्लेट बनी होती है। एंगल प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें हम किसी जॉब को अगर एंगल देना होता है तो इस एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है, या एंगल में किसी चीज को मापना होता है तो इस एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी जो एंगल प्लेट होती है वो ढलवा लोहे की बनी होती है। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो ढलवे लोहे से बनाए जाते हैं, जहाँ पर वाइब्रेशन सहन करना होता है या फिर ऑब्जर्व करना होता है वहाँ पर हम लोग ढलवे लोहे का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एक कोई एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट क्या कोण मापी है जो होती है, किसी न किसी एंगल को मापती है। तो जो एंगल प्लेट का प्रयोग होता है वो हम लोग सरफेस प्लेट के साथ में करते हैं। सरफेस प्लेट क्या है, उस पर हम लोग किसी जॉब को रख लेते हैं और हमें जिस जॉब का एंगल मापना होता है वो एंगल प्लेट से माप लेते हैं। इन दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे जो भी इनसे कार्य होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरफेस प्लेट सतही परिष्करण होता है या फिर यथार्थता बनाई जाती है और एंगल प्लेट से क्या है एंगल मापते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वी ब्लॉक बना होता है। एक वी ब्लॉक होता है जिसमें अगर हम लोगों को कोई ऐसी जॉब को मापना है कि वो गोलीय भाग में हो तो एक वी आकार का इस तरीके का एक ब्लॉक बना दिया जाता है जिसमें यहाँ पर हम किसी गोलीय पार्ट को रखकर
और उसकी माप प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो बी ब्लॉक बना होता है ये ढलुए लोहे का ये भी बना होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस याद करने वाले हैं, इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इसी तरीके से ये पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, साधारण पैमाने से किसी माप को कितना परिशुद्ध मापा जा सकता है। क्या बोल दिया इसने कि कोई साधारण पैमाना है। पैमाने आपके क्या है, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पैमाना और स्टैंडर्ड पैमाना। जो हमारे साधारण पैमाना होते हैं उनसे हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा यथार्थ माप नहीं ले पाते हैं, और जो हमारे स्टैंडर्ड पैमाना होते हैं असाधारण होते हैं उनसे हम लोग अच्छे से माप ले लेते हैं और मिनिमम से मिनिमम ले लेते हैं। साधारण पैमाने से मैक्सिमम 0.25 तक हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की माप को ले सकते हैं। आप लोग अगर इसे समझ गए हो तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्धन अनुपात होता है। तो जो आवर्धन अनुपात आपका होता है वो होता है RQ/R sin थीटा। आवर्धन अनुपात क्या होता है, RQ/sin थीटा। तो यहाँ पर आवर्धन अनुपात को समझ लेते हैं। आवर्धन अनुपात उत्तोलक विधि जब हम लोग यूज करते हैं, उत्तोलक विधि द्वारा हम लोग जब माप करते हैं तो उसमें जो आपका आवर्धन अनुपात होता है वो उत्तोलक की बड़ी भुजा बटे उत्तोलक की छोटी भुजा होती है। या फिर बोल सकते हैं कि पैमाने का पाठ्यांक बराबर मापी जाने वाली क्या माप पैमाने का पाठ्यांक होता है जो वो R थीटा और अपन R sin थीटा होता है। जैसा कि बी ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं, बी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, R थीटा अपन स्मॉल r sin थीटा। यहाँ पर जो आप लोगों का स्मॉल r होता है वो भुजा की छोटी भुजा की लंबाई होती है, और जो यहाँ पर कैपिटल R होता है वो बड़ी भुजा की लंबाई होती है, और जो विस्थापन होता है वो थीटा होता है। आप लोग ये उत्तोलक समझेंगे जब हम आपको ये इस चैप्टर की थ्योरी का लेक्चर अपलोड करेंगे। आप लोगों को थ्योरी लेक्चर भी बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में एकदम रेगुलर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं तेज़ी से आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल ख़त्म करा दूंगा। एक जो बड़ा चैप्टर है, जैसे कि ये दूसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसे मैं 2 लेक्चर में कवर कर लूँगा। जो छोटे चैप्टर हैं उसको मैं एक ही लेक्चर में पूरा थ्योरी लेक्चर ख़त्म कर दूँगा, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि कोण छोटा हो तो रेखीय आवर्धन होता है। क्या चीज़ बोल दिया है कि अगर कोण जो थीटा का मान है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो हमारा जो कोणीय या रेखीय आवर्धन है वो क्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि R थीटा अपॉन कैपिटल R है ये अपॉन स्मॉल r sin थीटा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा का मान बहुत ज़्यादा छोटा है तो यहाँ से भी थीटा गायब हो जाएगा, यहाँ से भी थीटा गायब हो जाएगा, तो आपका जो रेखीय आवर्धन आ जाएगा वो बड़ी भुजा का माप बटे छोटी भुजा का माप, मतलब कैपिटल R अपन स्मॉल r ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन सी नंबर पे दिया गया है, आप लोग इसे टिक कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य तौर पर उत्तोलक विधि से कितने गुना आवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हमारा उत्तोलक विधि होती है इसमें हम लोग जो आवर्धन प्राप्त कर सकते हैं वो 10 गुना प्राप्त कर लेते हैं, 10 गुना प्राप्त कर सकते हैं अधिकतम से अधिकतम। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्नियर का अल्पतमांक होता है। इसने क्या पूछ दिया, वर्नियर का अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब ये होता है कि वो कितना छोटे से छोटा जो भी हमारा पैमाना है वो कितनी छोटी से छोटी माप हमें दे सकता है। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर तक की छोटे माप दे सकता है। तो आप लोग इसे याद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद किया जा सकता है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब वर्नियर स्केल पर 10 खाने बने होंगे तब उस वर्नियर का अल्पतमांक होगा। क्या बोल दिया गया इसने, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर एक वर्नियर पैमाने पर ये क्या 10 खाने बने हुए हैं तो वर्नियर की अल्पतमांक होगी। तो हमारी जो वर्नियर की अल्पतमांक होती है वो 0.1 mm होती है। आप लोग इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे 50 के लिए, जितने के लिए भी वो पूछेगा क्वेश्चन में। यहाँ पर 10 की जगह पर ही कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो सकता है, तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर ऊंचाई गेज का प्रयोग करते हैं। वर्नियर ऊंचाई गेज या फिर वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं ऊंचाई गेज, तो इससे क्या है ऊंचाई को मापा जाता है किसी भी जॉब की। जैसे मान लीजिए कुछ ये एक इतनी ऊंची जॉब है, इसे अगर हमें मापना है तो यहाँ पर एक ऊंचाई गेज लगा देते हैं
और इसके जॉब में इसे फंसा दिया जाता है और इसकी माप हमें पता चल जाती है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है पेंच चूड़ी का अल्पतमांक होता है। पेंच चूड़ी का जो अल्पतमांक होता है वो क्या होता है, इसने क्वेश्चन में पूछा है। तो जो पेंच चूड़ी का अल्पतमांक होता है वो P/N होता है। P/N होता है। यहाँ पर जो P होती है वो चूड़ी पिच होती है और जो N होती है चूड़ी की परिधि को N बराबर भागों में जब बांटते हैं तो ये पेंच की चूड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का मुख्य भाग किस धातु का बना होता है। एक माइक्रोमीटर होता है जो कि ये भी एक प्रकार का वो भी मापक यंत्र होता है जो कि किसी न किसी चीज को मापता है। तो ये जो इसका जो आगे का अंग होता है वो इस्पात का बनाया जाता है। इस्पात का इसलिए बनाया जाता है कि इस्पात जो होती है वो घिसन प्रतिरोधकता के बिल्कुल विपरीत होती है, जल्दी घिसती नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, इन गेज का प्रयोग किसी न किसी जॉब को मापते हैं जब, तो उसमें रगड़ लगती रहती है जिससे ये खराब ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर पीतल का या फिर सॉरी इस्पात का यूज करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माइक्रोमीटर में नट और स्क्रू की सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न त्रुटि को कहते हैं। तो इसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो पिछल त्रुटि होती है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये त्रुटियां जो होती हैं वो शून्य त्रुटि और पिछल त्रुटि कहलाती हैं। इसकी जो ये वर्नियर हमारा माइक्रोमीटर है ये दो प्रकार की गलतियां करता है, पिछल त्रुटि और शून्य त्रुटि। तो यहाँ पर जो माइक्रो नट और स्क्रू की सापेक्ष गति के कारण त्रुटि होती है उसे हम लोग पिछल त्रुटि कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आंसर सही कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, आंतरिक सूक्ष्म मापी की तरह के व्यास का मापन किया जाता है। आंतरिक सूक्ष्म मापी से किस तरह का माप या फिर किस तरह का व्यास माप किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल 50 mm से अधिक। 50 mm से कम अगर करना है तो इससे हम लोग माप नहीं ले पाएंगे। 50 mm से अधिक माप वाले का ही हम लोग माप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आज का अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या है, स्लिप गेज बने होते हैं। स्लिप गेज किस तरीके के बने होते हैं। तो हमारे जो स्लिप गेज होते हैं वो आयताकार होते हैं। स्लिप गेज का प्रयोग भी हम लोग किसी न किसी जॉब को मापने के लिए ही करते हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।